नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। इतिहास की जो सीरीज हमने शुरू की हुई थी उसी सीरीज में हमारी एक और क्लास है, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। वीडियो को आप शेयर करें, बिल्कुल बवाल क्लास है। प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमारे टॉपिक जो रहेंगे वो है वैदिक सभ्यता, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत और प्राचीन भारत पर विदेशी जो अटैक हुए थे उनसे कुछ क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जी। और सारे क्वेश्चन के तहत हम पूरा टॉपिक कवर कर देंगे जी। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक मोटिवेशन कोट की। हर कोई जन्म से किसी ना किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। अगर आपको पता चल जाएगा आप उस काम में चैंपियन है तो आप बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगे। बस यही पहचानना, यही जीवन की सफलता है, आप किस काम में चैंपियन है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? देखो आंसर्स भी दिए हुए यहाँ पर, तो बात करते हैं हम। सत्यमेव जयते जो शब्द है वो भैया कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है, क्वेश्चन आपके सामने, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया मेरे भाई। कहाँ से लिया है? मुंडकोपनिषद। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? भक्ति, मूर्ति पूजा, यज्ञ, प्रकृति पूजा व यज्ञ, प्रकृति पूजा या भक्ति। तो भैया प्रकृति पूजा और यज्ञ किया करते थे आर्य, यही इन लोगों का मुख्य धर्म हुआ करता था। प्रकृति पूजा और यज्ञ पूजा इनका महत्वपूर्ण, अपने धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग था इन लोगों का। उस समय प्रकृति की पूजा करते थे और बहुत सारे यज्ञ किया करते थे। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगण्य शब्द संदर्भित है। बताइए अगण्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? तो भैया अगण्य शब्द जो है पुजारी के लिए था, स्त्री के लिए था, गाय के लिए था, या ब्रह्मांड के लिए था। तो भैया गाय के लिए अगण्य शब्द का प्रयोग करते थे और गाय को बहुत पवित्र समझा जाता था। अगण्य का मतलब है ना मारने योग्य। अगण्य का मतलब होता है जी जिसको मारा ना जा सके। तो अगण्य शब्द जो प्रयोग हुआ है उस शब्द का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। अगला क्वेश्चन है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। बिल्कुल ठीक बात है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। भैया दोनों सही है मेरे भाई, दोनों सही है। क्या है? ये दोनों सही है। धर्म व्यक्ति के दायित्व में स्वयं के तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। रीत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित शब्दों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है? भूमि को, गाय को, स्त्री को, जल को। तो ऋग्वैदिक काल में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था? तो भैया गाय को। ऋग्वैदिक काल में गाय ही महत्वपूर्ण संपत्ति थी और जो भी ब्राह्मण यज्ञ करने आता था उसके दान में 1.5 लाख तक गाय दी जाती थी मेरे भाई। तो गाय महत्वपूर्ण संपत्ति थी। अगला है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश या वनवतरण और वंशानुचारित संकेत कहाँ मिलते हैं? वेदों में मिलते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरण और वंशानुचरित, ये सब संकेत कहाँ हैं? क्या वेदों में मिलते हैं? क्या पुराणों में मिलते हैं? उपनिषदों में मिलते हैं? सूत्रों में मिलते हैं? मेरे भाइयों ये संकेत मिलेंगे तुम्हें पुराणों में। कहाँ मिलेंगे मेरे भाई? ये मिलेंगे पुराणों में जी। अगला क्वेश्चन, निम्न अभिलेखों में से कौन सा ईरान से बाहर भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? मानसेरा, शाहबाजगढ़ी, बोगजकोई या जूनागढ़। तो मेरे भाई याद रखना बोगजकोई। बोगजकोई जो अभिलेख है ये ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है मेरे भाई। बोगजकोई मध्य एशिया में है और ईरानी यानी एक ईरानी जो शासक था दारा प्रथम उसके द्वारा ये लिखवाया गया था बोगजकोई। ये दुनिया का पहला शिलालेख है मध्य एशिया में भैया। ईरान से आर्य आए उसके बारे में वर्णन है बोगजकोई। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों के सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर बताइए आप। तो देखते हुए क्या सत्य है। ऋग्वैदिक कालीय आर्य जो ऋग्वैदिक काल के आर्य लोग थे कवच और शिस्तास्त्र यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग की कोई साक्ष्य नहीं है। सही बात है। ऋग्वैदिक काल के कवच था, हेलमेट था, या सर पे भी पहना करते थे, कवच भी पहना करते थे, ये घोड़े पर घूमा करते थे, ऐसे साक्ष्य मिलते। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे साक्ष्य नहीं है। ठीक बात है। ऋग्वैदिक आर्यों में स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी लोगों को ताम्र और लोहे का ज्ञान था। नहीं, सिंधु घाट के लोगों को
तांबे का ज्ञान जरूर था लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। दूसरा गलत है भैया। ऋग्वैदिक काल के आर्यों ने या ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इसका कोई साक्ष्य नहीं है। सिंधु घाटी लोग इस पशु को पालते। ठीक है भैया, घोड़े का साक्ष्य ऋग्वैदिक काल के लोग तो आए, आर्य जो थे वो आए घोड़ों पर थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे कोई साक्ष्य नहीं। सिर्फ एक ही जगह सूरकोतदा से घोड़े के साक्ष्य जरूर मिले, लेकिन उससे ये नहीं कि पशु को पशु के रूप में पालते थे। तो भैया 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। दूसरे का 1 3, तो 1 3 आंसर ये है मेरे प्यारे बच्चों। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कुमाऊं सा एक ईसा पूर्व, कुमाऊनी कौन सा होगा गलत, ये निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। तो निम्न में से कौन सा एक 6ठी शताब्दी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, राज्य था। तो भैया सबसे शक्तिशाली था मगध। ना गांधार था, ना कंबोज था, ना काशी था। 16 महाजनपदों में सबसे खतरनाक, सबसे शक्तिशाली मगध। सबसे बड़ा जरूर अवंती था, लेकिन सबसे पावरफुल था, सर्वाधिक शक्तिशाली मगध। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरह थी। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन पूछते मगध की राजधानी क्या थी तो पाटलिपुत्र, लेकिन प्रारंभिक बनाई थी इन्होंने राजगिरह या गिरिविर्ज को। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हर्यक वंश बिंबिसार के द्वारा बनाई गई राजधानी थी। बिंबिसार जो राजा था हर्यक वंश का, उसने बनाई। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी इसी कारणवश मार दिया गया? तो बताइए इनमें से कौन सा राजा है जिसने, भैया कौन सा शासक है मगध का जिसने अपने पिता को मारा गद्दी के लिए और उसके बेटे ने फिर उसको मार दिया गद्दी के लिए? बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत या उदयन? तो याद रखना भैया वो अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा था बिंबिसार को गद्दी के लिए, उसको इसके बेटे उदयन ने मार दिया था। तो आंसर क्या है भैया? आंसर है अजातशत्रु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कर दीजिए और उत्तर का सही आंसर कर दीजिए आप। प्राचीन जनपद दिए हुए हैं, जो महाजनपद थे उनकी राजधानी है कुरु। भैया कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली वाराणसी। एक कचार, तो एक कचार जो है बी और डी में एक कचार है भैया। पांचाल, पांचाल की क्या थी? पांचाल की थी मेरे भाई अहिछत्र। तो बी का तीसरा ही आंसर तो आ गया आपका, ये बी आंसर है। 2 मिला दिए तो आंसर आ गया। पढ़ लेते हैं इसको। कुरु का क्या था? कुरु का था भैया इंद्रप्रस्थ, और पांचाल का अहिछत्र, कौशल का श्रावस्ती तीसरे का पहला, और वत्स का कौशाम्बी। ये इनकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, तक्षशिला, पाटलिपुत्र? तो भैया अवंतिका या अवंती जो थी वो थी उज्जैन, क्योंकि उज्जैन जो था, अवंती एक महाजनपद था जिसकी उत्तरी राजधानी उज्जैनी यानी उज्जैन था और दक्षिणी महिष्मती थी। तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्यों, नंद, गुप्त या लिच्छवी? तो भैया वो था लिच्छवियों द्वारा। पहला गणतंत्र लिच्छवी। लिच्छवी भैया सबसे मतलब भारत में एक बहुत बड़ा राजपूत वंश माना जाता है लिच्छवी वंश। तो लिच्छवियों ने ही वैशाली में सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना की थी, लिच्छवी। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? बताओ, बराबर पहाड़ियों में कौन सा एक सही नहीं है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ये गुफाएं इन गुफाओं के आजीव को समर्पित उल्लेख करते हैं। ये सभी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की हैं। तो बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर होगा? बराबर की जो पहाड़ियां हैं इसके बारे में आप आंसर है। बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस जी, आप लगातार हमारी वीडियो को शेयर करें। आप शेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हमारी वीडियो के साथ जोड़ें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सारे के सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो बताइए इनमें से कौन सा बराबर की गुफाओं के लिए सही नहीं है? तो भैया इसका जो आंसर, बराबर की कुल 4 गुफाएं, बिल्कुल ठीक है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख को, तो ये भी ठीक है। ये अभिलेख इन गुफाओं के आजीवक लोगों को समर्पित थी, ये भी ठीक है। ये अभिलेख 6ठी की नहीं थी भैया, अशोक के समय की है, 6ठी शताब्दी की नहीं है भैया। तो याद रखना ही गलत है, ये 4ठी शताब्दी की है, याद रखना 4ठी शताब्दी BC। अगला क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, बताओ कहां?
मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बुंदेलखंड, रोहिलखंड। तो याद रखना भाई राजस्थान में था। और जो राजधानी थी मत्स्य महाजनपद की वो थी प्यारे बच्चों विराटनगर। क्या थी? विराटनगर। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद का था, मौर्यों का था, शुंग का था, कनव का था? तो भैया सिकंदर महान के समय मगध में नंद वंश शासन कर रहा था। लेकिन सिकंदर महान की सेना नंद वंश तक यानी पाटलिपुत्र तक पहुंची नहीं थी, बल्कि ब्यास नदी से ही वापस लौट गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सिकंदर महान के साथ भारत नहीं आया? निर्याकस, ओनिस्ट्रिकिटस, डायमेकस, अरिस्टोब्यूलस। तो याद रखना भैया डायमेकस नहीं आया। डायमेकस सीरिया राजदूत था, बिंदुसार के समय भारत आया था। तो ये नहीं आया था, बाकी सब सिकंदर महान के साथ आए थे प्यारे बच्चों। वीडियो को शेयर करें। अगला क्वेश्चन, भारत में सिकंदर की सफलता के निम्न कारणों में से कौन से थे? थोड़े कारण पढ़ते हैं। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये भी ठीक है भैया। जो सिकंदर भारत आया तो पूरे भारत में कोई केंद्रीय, पूरे भारत को एक करने वाली कोई संस्था नहीं थी। मगध में जरूर नंदवंश का शासन था, लेकिन मगध उस समय पूरे भारत में उत्तर भारत को उसके अधीन नहीं था। मगध का रीजन और उधर बिहार बंगाल तक की सीमित था। तो पहला सही है। उसकी फौज बेहतर थी, बिल्कुल सिकंदर महान की फौज सबसे बेहतर थी, बहुत इंपॉर्टेंट, सी है। उसे देशद्रोही शासकों का सहायता मिली, बिल्कुल देशद्रोही शासकों ने उसकी सहायता दी थी भारत में आने के लिए, और उसका साथ भी दिया था। देशद्रोही जो हमारे शासक रहे देशद्रोही थे, जो सिकंदर महान को भारत आने में उसकी सहायता कर रहे, वह एक अच्छा प्रशासक था, अच्छा प्रशासक भी था। भाई ये सभी ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसने भारत में 2 शहर भी बसाए थे, एक अपने नाम से सिकंदरपुर पंजाब में, और दूसरा अपने घोड़े के नाम से कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, बहू के फला कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किन के बीच स्थित है? बताइए। सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चेनाब, चेनाब तथा रावी, रावी तथा ब्यास। तो झेलम तथा चेनाब के बीच में है तक्षशिला। और आज कहाँ पड़ता है भैया? पाकिस्तान में तक्षशिला। और वहां पर तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, झेलम तथा चेनाब के बीच। अगला क्वेश्चन, लगभग देखो क्वेश्चन कथन पढ़ेंगे, पहले कथन दिया गया है। लगभग 2 वर्ष अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व भारत को छोड़ दिया। ठीक है, हाँ भैया, 19 महीने रहा, लगभग 2 साल ही रहा। 325 में भारत चला गया, 26 में आया था। वह पोरस से पराजित नहीं हुआ था, पोरस को हरा जरूर दिया था सिकंदर महान जीता था, लेकिन उसका साम्राज्य उसको वापस दे दिया था। तो सिकंदर महान जीता था, पराजित नहीं हुआ था। तो दूसरा गलत है, ए सही है, आर गलत है। तो कहाँ है पहला, दूसरा, तीसरा? देखो ए सही है, आर गलत है प्यारे बच्चों। आंसर क्या है? ए सही है इसका और आर गलत है। युद्ध भूमि, अगला क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गणराज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए? तो भैया वो थे अश्वक। तो अश्वक जो था, वहां भी सिकंदर महान के खिलाफ महिलाएं लड़ी थी, पंजाब में भी लड़ी थी। अगला क्वेश्चन, यूनानी आक्रमण से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? झेलम बेतस्ता युद्ध हाइडेस्फील्ड युद्ध के से नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है। प्रथम यूनानी आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक अंबी था, बिल्कुल दोनों ठीक है भैया। तक्षशिला सिंध का शासक अंबी था जब इसने अटैक किया था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति निर्याकस को सौंपकर भारत लौट गया? नहीं भैया, उसने विजित प्रदेश जो थे वो किसको दिए थे? वो पोरस को दे दिए थे बहुत सारे, और जो बचे थे उन पर कब्जा अफगानिस्तान के आसपास किसने कर लिया था? सेल्यूकस निकेटर। निर्याकस नहीं था पहला। निर्याकस सिकंदर का जल सेनापति, दूसरा सही है। हाँ, वो सेनापति जरूर था। निर्याकस सिकंदर महान का जल सेनापति था। स्थल सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था मेरे प्यारे। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के गुरु कौन थे? तो याद रखना, सिकंदर के गुरु का नाम है अरस्तु, एरिस्टोटल। सिकंदर महान के गुरु अरस्तु, अरस्तु के प्लेटो के सुकरात। तो याद रखना, सिकंदर महान का गुरु था अरस्तु। सिकंदर महान का पिता फिलिप द्वितीय, माता ओलंपिया, घोड़ा बहू के फला, स्थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर, जल सेनापति निर्याकस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य कथन को चुनिए? भारतीयों ने यूनानियों के छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया, ठीक बात है। भारत में गांधार शैली का विकास ईरानियों के समय हुआ? नहीं,
यूनानियों के समय हुआ था। तो भैया दूसरा तो गलत है, पहला सही है। तो केवल एक सही है प्यारे बच्चों, दूसरा गलत है, पहला सही है। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। चलो यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है, क्वेश्चन समाप्त है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करेंगे। हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, उनको भी जाकर आप देखें। बहुत सारा कंटेंट है, आपके सिलेक्शन में एक कदम आपको सबसे आगे रखेगा। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ें। जय हिंद, जय भारत।